एक ब्रेक के बाद आपको वापस खुशामदीद कहेंगे और जिस तरह के आप जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में बजट पेश कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना की तरफ से इसकी अप्रूवल मिल गई है और ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अतीक मीर साहब जो कि सदर हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के। मैं गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर से करना चाहूँगी इमरान याकूब साहब आपसे। और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत 6,500 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर रही है। सवाल तो ये है बुनियादी कि ये खसारे का बजट क्या होता है और इसके बगैर क्यों बजट पेश नहीं किया जाता। देखिए बात सीधी सी है मनीज़े, आसान लफ्ज़ों में कि अगर आपकी आमदनी 98 हो और ख़र्चा आप 1 रुपया करें तो उसमें आप खसारे में है ना जी। तो फिर वो जो बाकी के 8 आने हैं वो कैसे आप करेंगी। वो खोखर साहब से उधार लेके, उनजला से उधार लेके, इस कैमरामैन से उधार लेके, कभी IMF की मिन्नत करके, कभी वर्ल्ड बैंक के घुटने पकड़ के, तो वो खसारा है। उसी तरह से हमारा अगर हम ये इस बजट की बात करें तो मुल्क जो है उसकी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं और टैक्स की हमेशा बात जो की जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन वो उतनी नहीं है जितने खर्चे हैं। जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो वो जो है वो 6.5 अरब रुपया जो है आपको 6,500 अरब वो आपको लोगों से मांग तांग के अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो ये इस तरह से ये खसारे का बजट है। ठीक है मजहर बल्ला साहब, जहां आमदन कम और अखराजात ज्यादा हो उस पोजीशन को क्या कहते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दी होती है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क में कितने बेअक्ले, जाहिल और निकम्मे लोग जो हैं वो इक़्तिदार के ऐवानों में विराजमान हैं। क्या ये खुद कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या ये ज़रूरी था कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जाती? क्या ये ज़रूरी था कि वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई जाती? क्या ये ज़रूरी था कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की, और क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ की जुडिशरी जो है उसको आप लाखों उनकी तनख्वाहें हैं, किसी की 35 लाख है, किसी की 30 लाख है। और क्या ये ज़रूरी है कि यहाँ के बाबुओं के पास जितने जितने बड़े घर हैं, दुनिया में किस मुल्क में इतने इतने बड़े घर हैं, दुनिया में किस मुल्क में इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं सरकारी लोगों को, क्या ये कुर्बानी नहीं? अभी ईद कुर्बान गुजरी है ना, तो कफ़ायत शारी किसका नाम है? ये अपने ख़र्चे तो ऐसे ही रखते हैं। देखिए मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन IMF से मुज़ाकरात करने गया हुआ था, तो दूसरे तीसरे दिन IMF के एक बंदे ने कहा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से कि मुझे लगता है कि हम लोग आपसे कर्जा लेने आए हुए हैं, आप नहीं। आप तो इतने इतने शानदार होटलों में रह रहे हैं, इतनी शानदार गाड़ियों में आ रहे हैं, इतने शानदार सूट आपने पहने होते हैं, तो यहाँ अक्ल के अंधे बसते हैं जो इक़्तिदार पर हैं, वो कफ़ायत शारी की तरफ जाते ही नहीं, अपने अखराजात कम नहीं करते। कि ये जो इतनी इतनी बड़ी तस्वीरें और ये पता नहीं क्या क्या मुहिम चलाई जाती है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। क्या ज़रूरी था अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे? और भी बहुत से खर्चे हैं। तो देखिए जिन मुल्कों को ये मसाइल होते हैं, ठीक कह रहे हैं आप मजहर बल्ला साहब के सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं बल्कि ये जो इन्वेस्टमेंट तशहीर पर भी की जा रही है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए या चलें इसे कम कर लिया जाए। मैं अतीक मीर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी जो कि कराची ताजर इत्तेहाद से हैं, उसके सदर हैं। सर मुझे ये बताएं कि कराची के ताजर इस वक्त किन हालात से दो चार हैं और टैक्स नेट में क्या उन तमाम को लाया गया है? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लाहौर में बहुत मुश्किल फेस की जा रही थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि यहाँ की जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ के ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए। कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं कराची का एक ताजिर हूँ और कराची के ताजरों में टैक्स कल्चर सबसे ज़्यादा है। ये तो गिला हमेशा किया कि पॉलिसी में कोई इस तरह का सकम है या इस्लाह तलब बातें, ये कभी नहीं कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। ऐसा लगता है जैसे कराची ही पर पूरी जो पॉलिसी बनती है टैक्स की वो कराची को सामने रखे कि ये कराची से हदफ पूरा करता है। क्योंकि देखिए इस वक्त बड़ी बाज़त के साथ 2 सूबे तो बिल्कुल टैक्स है, लेकिन फिर भी उसका हजम कराची से टैक्सेशन का कम है। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कराची में कारोबारी तबके के अंदर टैक्स देने का रुझान कितना ज्यादा है।
अब मैं देख रहा हूँ कराची में मुकम्मल तौर पर जो कराची शहर है, जो कभी बिजनेस हब कहलाता था, आज वो एक एंटी बिजनेस जो सरगर्मियाँ उस कदर फरोख पा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला, पानी की शॉर्टेज, एक मतलब जितने भी मैं समझता हूँ कि कराची में मामलात हैं, वो एक तबका है जिसे माफिया कह सकते हैं, वो गालिब आ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ट्रैफिक का एक जंगल है। कोई कराची में यूँ समझे कि जैसे कोई हुकूमत ही है ही नहीं, न वफाकी हुकूमत जिसको कराची की फिक्र हो। पर यही कोशिशें होती हैं कि ये जो भी टैक्स के अहदाफ हम कराची से हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगा बहैसियत एक कराची के ट्रेडर्स के ज़िम्मेदार के कि आने वाला वक्त शायद कराची के ताजरों को भी, जिस अभी कि हमारे ये एक मोहतरम मेहमान एक बात कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि सारा दबाव तो हमारे, रोटी सुगड़ती जा रही है, जिंदगी मुश्किल हो गई, बिजली का बिल अदा करना मुहाल हो गया। उस पर हम जब देखते हैं कि ये अशराफिया, ये सहूलतें जिस तरह इन्हें मैसर हैं, बेफिक्री के साथ एक मुल्क घूमते दूसरे पे निकल जाते हैं, 4-4 मुल्कों की यकी बात दिख रही है, सैर सपाटी करते हैं, जबकि होना ही चाहिए। देखिए आप एक घर पे, आप भी एक घर की किफारत करती होंगी, आपकी अगर आमदनी कम हो जाए और अखराजात ज़्यादा हो तो आमदनी तो नहीं बढ़ाई जाती। तो आप जो पहला काम करते हो अपने घर के अखराजात करते, गैर ज़रूरी अखराजात आप अपने रोज़मर्रा के मामला से निकाल देते हो। हाँ जी। लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत ने ऐसा किया? जबकि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मईशत की कश्ती जिस तरह डामाडोल, क्या इनका ये हक नहीं बनता कि ये भी कुछ कुर्बानियाँ दें? ये अवाम जो पहली मुश्किलात का शिकार, बेरोजगारी है, महंगाई है, कारोबारी इन्हसास है, फिर आप क्या किया? आप भी तो जिम्मेदार, अपनी काबीना का साइज छोटा करें। अतीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जहां अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पाया जाएगा वहां तो फिर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा, और अगर डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा तो फिर इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स तो अल्टीमेटली हो जाएगी, और ये चीज़ पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि मैं अब गुफ्तगू जो है वो खालिद खोकर साहब की तरफ लेकर आऊँ। खालिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किसान तबके की कि हुकूमत उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट करे, या उनके लिए कौन सा इनिशिएटिव्स दिए जाए, इस बजट में उनके लिए क्या एलोकेट किया जाए? देखिए जी, हमें तो इस वक्त जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें चाहिए कि हमें फसलों का सही रेट मिले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बाद जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि 25% प्रॉफिट के साथ वो उसको रेट मिल जाए। हमें नाजायज़ मुनाफा भी नहीं चाहिए, हमें जायज़ मुनाफा चाहिए। लेकिन अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही वापस ना मिले, असल जो ज़रा हमारा वापस ना मिले, तो ज़रात हम आगे नहीं कर सकते। इस वक्त काश्तकार बहुत खसारे में पिछले 2 साल से, यानी मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ों में इहता करके नहीं बता सकता। इस वक्त ना उसके खेत के हालात ठीक है, ना घर के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना सेहत के हालात ठीक है। अच्छा। हत्ता कि यहाँ तक उसकी सूरत आ चुकी है कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ उसने मनसूख की है, ठीक है, स्कूल से बच्चों को वापस ले लिया है, बच्चों का इलाज वो नहीं करवा सकता, आगे फसल पे पैसे वो खर्च नहीं कर सकता। फिर किसान पैकेज किधर जा रहा है और वो क्या है? नहीं, किसान पैकेज तो ना होने के बराबर है ना। मेरी जेब से गंदम में से सिर्फ गंदम के 2200 अरब रुपया निकाल दिया जाए और 15 अरब का पैकेज दे दिया जाए, उससे पैकेज तो यही है ना कि 50 आदमी बस में बैठे थे, एक डाकू आया, उन्होंने डकैती की, डकैती के बाद लाख या करोड़ रुपए लेके सिर्फ उन्होंने सिर्फ दे दिया उनको 1000-2000 रुपये दे दिया किराया 4-5 लोगों को बस। बजट की ट्रांसमिशन जारी है और जिसके अभी हमने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है, कहा यह जा रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा किया जाए, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं इमरान याकूब साहब? देखिए मनीज़े, 6% तो बिल्कुल ही कम था, लेकिन आमतौर पर 10-12% ही होता है, कई दफ़ा 15% भी हुआ, लेकिन 10% जो है वो ठीक है इस लिहाज से कि 50% वाला जो था ना वो तो वाकई बड़ा मज़ाक़ा खेज़ एक मुतालबा था। उन्हें भी पता था कि 50% मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उनका ख्याल था कि चलो 50 मंगाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन 10% जो हैं, जिन हालात में हम हैं और जो सरकारी ख़जाने की सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि चले बेहतर है, उन्हें कुछ तो इजाफा मिला। लेकिन मैं मज़हर बरदास साहब की इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जब आप चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असेंबली और दूसरे जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में 600 गुना इजाफा कर देंगे
तो सरकारी मुलाजमीन बेचारे जो हैं उनकी तनख्वाह सिर्फ 10%। तो ये भी फिर अभी ये भी जब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा कि ग्रेड 1 से 16 तक कितना और 16 से ऊपर कितना, ये भी फ़र्क होता है। तो बहरहाल कुछ ना आने से तो कुछ आना बेहतर ही है। सर लेकिन मैं चाहती हूँ बरलास साहब आज इस पर रोशनी डाल दें, क्या ये इजाफा सिर्फ तनख्वाहों की मद में है, बाकी दीगर जो मराहत मिलती हैं, मुलाजिम साथ मिलते हैं, घर है, गाड़ियाँ हैं, उस बारे में क्या कहेंगे बरलास साहब? देखिए, मैंने पहले भी मुनीज़े अर्ज़ किया है कि दुनिया के किस मुल्क में ये क्लब बने हुए हैं, दुनिया के किस मुल्क में डीसी और डीपीओ और कमिश्नर्स के इतने इतने बड़े घर हैं या सेक्रेटरीज़ के, दुनिया के किस मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं और कोई एक गाड़ी नहीं होती, इनके पास 8-8 10-10 गाड़ियां नॉर्मली होती हैं हर एक के पास। फिर दुनिया के किस मुल्क में इतनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां साथ चलती हैं? यहाँ जो तहसीलदार है वो भी प्रोटोकॉल की गाड़ी के बगैर नहीं चलता। तो ये सरकारी, ये रियासत पाकिस्तान का पैसा जा रहा होता है। इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि ये एक मकरूज़ कौम का पैसा खर्च कर रहे हैं। कितने मुजरा, ये अभी बात की अतीक मीर साहब ने, अतीक मीर साहब ठीक है कराची के लोग टैक्स देते हैं, लेकिन आप ज़रा दो दरिया की तरफ जाएं, बाज़ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनके वर्कर्स 4-4 बसों में आते हैं और वो रेस्टोरेंट टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कराची की मिसाल दे रहा हूँ आपको। वो कहते हैं, उन्हें जब आप कहें जी कार्ड पे पेमेंट करें तो वो कहते हैं नहीं 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 ना बाबा, ना 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 कार्ड का नाम ना लें, हम कैश पे लेंगे। आपके इल्म में है वो भी। तो इस मुल्क में बहुत से माफियाज ऐसे हैं जो टैक्स अदा नहीं करते। मैं पंजाब के और दूसरे सूबों के कई कस्बों, देहातों, छोटे शहरों को जानता हूँ जहाँ के 85% दुकानदार टैक्स ही नहीं देते। हमारे यहाँ टैक्स का रिवाज ही नहीं, और जो लोग देते हैं उन पे आप बोझ डालते जाते हैं और उनकी कमाई को आप उजाड़ते हैं। तो खुदारा ये जो प्रोटोकॉल है इसको कम करें। ये जो आपके अखराजात हैं छोटे घरों में ले आए ना इनको। ये जो सरकारी बाबू, आपने क्या फ़ायदा इन सरकारी बाबुओं का, क्या देते हैं ये सिविल सर्वेंट जो ख़ुद को कहते हैं, बेसिकली तो ये पब्लिक सर्वेंट है। ये लोगों की नौकरी कहाँ करते हैं? लोगों से तो ये लोगों को तंग करते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस बजट में क्या कहीं पे कोई चीज़ ऐसी है कि हम बंद फैक्ट्री, ये इमरान यकूब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ एक फैक्ट्री लगती है तो 20 महकमे आ जाते हैं। दुनिया के मुल्कों में फैक्ट्री लगाने वालों को फैसिलिटेट किया जाता है, यहाँ फैक्ट्री लगाने पे तंग किया जाता है। और इतना तंग किया जाता है कि वो कहता है कि यार मैं भाग ही जाऊँ इस मुल्क से। तो इस मुल्क से जो सरमाया उड़ा या जो दिमाग उड़ा, उसके पीछे ये तंगियाँ हैं, ये जुल्म है जो आपके महकमे करते हैं। इन महकमों को लगाम दें। मुझे आप ये बताइए मुनीज़े, यहाँ करप्शन ख़त्म करने के लिए जो महकमे बनाए गए, नैब बनाया गया, FIA बनाया गया, एंटी करप्शन बनाया गया, सारे ही करप्शन कर रहे हैं। जो करप्शन के खात्मे के लिए आप बनाए थे आप लोगों ने, वो तो करप्शन कर रहे हैं। सर, उठाने वाले तो नैब के बनाए जाने पर भी सवाल उठाते हैं। अदालतों में कितने मुकदमा। हाँ जी, नहीं अभी चले एक और बात कर लें मुनीज़े, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, हमारे सियासतदानों ने जो एसेट डिक्लेयर किए हुए हैं, 40 करोड़ का घर है, वहाँ उसकी कीमत लिखी हुई है 70 लाख, तो फिर उसको नीलाम कर दिया जाए ना। हाँ वो 70 लाख का नहीं है, वो फिर मीर अतीक साहब ले लें, इमरान यकूब साहब ले लें, या खोखर साहब ले लें, या आप ले लें, वो 70 लाख का ले लें। तो ये झूठ जो बोलते हैं कि ज़री ज़मीन है मसलन 150 करोड़ की, उसकी कीमत लिखवाते हैं जी मेरे पास तो 25 लाख की ज़री ज़मीन है। मज़हर बरलास साहब, आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। अगर ये ठीक से चीज़ें मेंशन हो जाए। ये आखिरी जुमला कहने दीजिए जी। ये हमारे साथ मशरकी पंजाब है, वहाँ जो भी रजिस्ट्री होती है किसी घर की ज़मीन की, वो रजिस्ट्री होल्ड कर ली जाती है 3 दिन के लिए तहसीलदार के ऑफिस में। अगर वो फ़र्ज़ करें 1 करोड़ की ज़मीन है, वो होल्ड होगी,
वो कहते हैं 1 करोड़ से अगर कोई ज़्यादा दे सकता है तो वो ले लेगा, इसलिए वहाँ कीमत कम लिखी नहीं जा सकती। पाकिस्तान में बदकिस्मती से लोग टैक्स से बचने के लिए भी खरीदारी करते वक्त 10 करोड़ की जो चीज़ है वो 10 लाख लिखवाते हैं कीमत उसकी। आप ठीक कह रहे हैं बड़ला साहब, बात यही है ना कि छोटे मोटे फायदे हासिल करने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि मुल्की सतह पर इससे कितना नुकसान होगा। आपने इशारा किया था अतीक मीर साहब की तरफ, तो मैं गुफ्तगू चाहती हूँ अतीक मीर साहब को भी शामिल कर लें। अतीक साहब, आप मुझे ये बताएं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, जैसा कि बड़ला साहब कह रहे थे कि 2 दरिया की साइड पर जो रेस्टोरेंट्स हैं, मैं सिर्फ उस पर बात नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में इस तरह के कई बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो टैक्स खा रहे हैं बल्कि अदा नहीं कर रहे। तो दूसरी तरफ आप ये देखें तरक्याती प्रोग्राम्स, क्योंकि अब कराची की भी बात की हमने, कराची का जिक्र भी किया, तो वहाँ पर तो तरक्की मुझे नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, साफ़ पानी मौजूद नहीं है। तो ये जो इसके अबतर हालात हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे और ये बरसों से चला आ रहा है। तो मुझे ये बताएं, तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए जो बजट मुख्तस किया जा रहा है, आपको लगता है, बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि डिलीवरी होनी चाहिए, तो क्या डिलीवर हो पाएगा? बजट एलोकेट हो जाने के बावजूद भी कोई नक्शा बदल पाएगा कराची का? कराची के हजम के मुताबिक या कराची के हिस्से के मुताबिक, क्योंकि जो तकसीम है फंड्स की फराहमी की सूबों, वो चूँकि आबादी के लिहाज से हमारा कितना हिस्सा है मुल्क के महसूलात में, उसके मुताबिक हो तो फिर सब कुछ तो कराची की तरफ ही आ जाए। लेकिन फिर भी जितना कुछ भी मिलता है वो ऐसे हाथों में जाता है जो उसका 15-20% की खर्च नहीं करते। ये एक बड़ी बदकिस्मत की बात है कि आसमान से गिरा और खजूर बैठा। वफाकी हुकूमत तो पहले कराची से मुखलिस नजर नहीं आती। अब वो जब फंड सिंध का जो फंड सिंध हुकूमत के हाथ में आता है तो वो भी जो समझ लीजिए कि खर्च ना होने के बराबर है। और उसका क्या होता है, इसका कराची की हालत, कराची खुद पुकार के बता रहा है कि उसके साथ क्या ज्यादती है। अब मैं ये बात कहता हूँ कि इस वक्त अब चूंकि बजट में जो अहदाफ रखे गए महसूलात के, चूंकि उसका मरकज भी कराची है जहाँ से एक उम्मीद की जाती है कि ये अहदाफ पूरे होंगे, तो कराची को एक दफ़ा एक बिजनेस एनवायरनमेंट सिटी तो बनाए, कराची की हालत तो दुरुस्त करें, कराची में अमन व अमान दुरुस्त कर दें। कराची में बिजली की हालत देखिए, अभी भी 80-85% शहर लोड शेडिंग में है। कारखाने छोटे छोटे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, दुकानों में अंधेरे शाम होती है, अंधेरे चाह जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जब खेत जल रहा, ये कैसे तवक्को की जाएगी कि आपको एक अच्छी फसल दे सकेगा? तो इसलिए ये नौहा कराची का अगर कुछ सुने और वाकई वो इस मुल्क की मैशत संजीदा हो तो फिर उसको कराची की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुआशी एतबार से कराची की तबाही पूरे मुल्क की तबाही है। कराची वो शहर है जिसको फख्र है कि वो पूरे मुल्क को पाल सकता है, इससे ज़्यादा आप टैक्स दे सकते हैं। लेकिन आप इस फसल को खाद दें, इसकी फ्यूमिगेशन करवाएं, इसे पानी दें, इसे सर्द गर्म हवाओं से बचाएं, फिर देखिए इसकी फसलें बहार क्या करती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, माफ़ कीजिएगा, कराची से ये आवाज़ खुदा ना करे कि ये नहीं उठनी चाहिए कि हम क्यों टैक्स दें, हम एक नहीं, ये आवाज तो कहीं से भी नहीं उठनी चाहिए। टैक्स तो सभी को देना होगा, इनफैक्ट पूरे मुल्क के वासियों को इसके धारे में भी लाना होगा। इमरान याकूब साहब, आप मुझे ये बताएं, जब तखसीस बढ़ती जाएगी तो ये आवाज तो आएगी, ठीक हो गया, तफरीक होगी। अतीक साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान साहब आप मुझे ये बताएं, फैसिलिटीज दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, और इसके लिए बजट जो अब की बार स्पेसिफाई किया गया है वो 1100 अरब रुपए का है। ये सब्सिडी कल्चर को आप किस तरह देखते हैं और क्या इसको इसी तरह चलते रहना चाहिए, मिलनी चाहिए सब्सिडीज? मनीषा, मैं इस पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं अतीक मीर साहब की एक बात पे ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। मीर साहब हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं और हमेशा उन्होंने कराची के ताजरों के हवाले से, बिजनेस के हवाले से बड़ी पॉजिटिव बातें की और बड़ी दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है। बहुत सारे मौके पे हमने ये भी देखा कि हाकिम वक्त के सामने ये डट गए। लेकिन एक बात यह है कि ये जो कराची की बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी क्योंकि मुशाहिदा रहा है, बेशक कराची एक बिज़नेस हब है, लेकिन जब टैक्स कलेक्शन की बात होती है तो जितनी कलेक्शन कराची के खाते में डाली जाती है, वी ड्यू अपॉलॉजी, वो सारी कराची की नहीं है। कराची पोर्ट सिटी है। पूरे पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है, वो पंजाब में हो, वो केपी में हो,
वो सब जो जब उनका खाम माल आता है, उनकी चीज़ें आती हैं, तो वो भी कलेक्शन क्योंकि कराची में होती है तो वो कराची के खाते में जाती है। इसलिए सिर्फ यही कहना कि पूरी टैक्स कलेक्शन ही कराची दे रहा है तो भी मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप जोरिया बाज़ार में चले जाएं, एम्प्रेस मार्केट में चले जाएं, आप लालू खेत में चले जाएं, आपको ये क्योंकि ट्रेडर्स हैं तो इन्हें तो अच्छी तरह से पता है कि कराची में तो 2-2, 4-4 फुट की जो जगह है ना, वो भी मार्केटों में जहां मैंने नाम लिया है उनमें वो करोड़ों रुपए की मलकियत है। हाँ, और वहां पे रोजाना करोड़ों अरबों का काम होता है, फोन पे सारे काम होते हैं। लेकिन क्या वहां पे वो पूरी उस तरह से टैक्स अपनी ईमानदारी से देते हैं? अतीक मीर साहब अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि कराची की एक मार्केट ऐसी हो जो 100% ईमानदारी से अपने टैक्स कलेक्शन जमा करवाते हो? सिर्फ एक मार्केट मुझे बता दें। तो अतीक साहब आप हमें कराची की एक मार्केट बता दें और इमरान साहब हमें लाहौर की एक मार्केट बता दें। मैं आपको यही कहने लगा, पूरे पाकिस्तान में मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको ये कहता हूँ कि कोई एक मार्केट ऐसी नहीं, हाँ जी, जो अपनी 100% ईमानदारी से पूरा टैक्स जमा कराती है। हर बिजनेसमैन की, हर ताजर की ये कोशिश है कि दाग की में लग सकता। ये हमें मजमूई तौर पे कौम बसीयत कौम भी ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ इस कौम की ये कोशिश है कि दाग इधर से लग सकता है या ऊपर की सतह पर भी हम ये दा वाली एलिमेंट हम तलाश कर रहे हैं? वो भी कौम से है ना। अच्छा, जिस तरह के किसी कौम के अमाल होते हैं उसी तरह पे उस पे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि बजट ट्रांसमिशन जारी है और इमरान याकूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे सर, जहां हम बात कर रहे थे कि वो कौन सा तबका है जो ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, वहीं पर हमें ये बात भी करनी है कि हुकूमत के ऊपर डेफिनेटली हम जानते हैं कि कर्ज़ भी मौजूद था और उस कर्ज़ को अब वापस भी लौटाना है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि 25 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज़ लेने का जो तखमीना है, जो मेरे पास स्टैट्स हैं वो यही है कि आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज़ लेने का तखमीना लगाया जा रहा है। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि हमें रोल ओवर भी तो करना है, जिन्हें वापस देना उनको भी तो देना है, ये सब कैसे मैनेज होगा? ये ऐसे मांगता कि मैनेज होगा, उसी तरह से फिर वज़ीर आज़म जाएंगे, त्यारा उड़ान बढ़ेगा, जाके यूएई जाएंगे, उनकी मिन्नत करेंगे, सऊदीया जाएंगे, उनकी मिन्नत करेंगे, चीन जाएंगे, उनकी मिन्नत करेंगे, और फिर बड़ी खुशी से हम तमाम टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे कि खुशखबरी हो, कौम को मुबारक हो। इन तमाम दोस्त ममालिक ने एक दफ़ा फिर हमारे साथ ताउन किया और अपने पैसे जो उन्होंने रोल ओवर करने का कह दिया। हाँ तो भाई यही है मामला। तो ये इसी तरह से चलेगा, हम इस्तिकामत की तरफ नहीं आने वाले। जब तक देखें कहाँ से आएगा ना, जब तक हम अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम ईज टू बिजनेस पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे होगा? आप देखें आईटी में हम बहुत कमाल कर सकते हैं, और आईटी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हम सिर्फ आईटी में ही ये सारे कर्ज पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट ही सही नहीं चलेगा तो आईटी क्या करेगी? और सर ये सेक्टर पैकेज का मुतालबा भी कर रहा है कि इनके लिए भी कुछ मुख्तस किया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो पूरी दुनिया में आप देखें लोग अमेज़ॉन पे, अलीबाबा पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कितने पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं बच्चे। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे यहाँ ये होगा कि उनको फैसिलिटेट ही नहीं किया जाएगा। आपको पता है अमेज़ॉन पाकिस्तान में अकाउंट नहीं खोलने देता। सर हमें तो अभी तक क्रिप्टो वाले मसले से हम नहीं निकल पा रहे। एक तरफ हुकूमत उसकी इंकरेजमेंट कर रही है तो दूसरी तरफ आप स्टेट बैंक के स्टेटमेंट्स भी आप देखते हैं। तो लेकिन अब वो क्रिप्टो करेंसी वाला तो मामला सुना ठीक होने जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ही हम उससे कुछ कमा सकेंगे? असल सवाल ये है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह के लिए बिलाल बिन साकिब जिस जज्बे के साथ आए हैं या जिस जज्बे के साथ उनको लाया गया है वो कुछ डिलीवर कर सकें। अगर वो भी हो गया तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा एक फ़ायदेमंद काम होगा, क्योंकि सरकारी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत आला सरकारी ओहदेदार जो कि मजहर बल्लाज साहब के भी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि पाकिस्तानियों के इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में 150 अरब डॉलर जो हैं वो इन्वेस्ट हैं। 150 अरब डॉलर। सही, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आप 25 अरब डॉलर की बात ना करें। 150 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है
सर जिस तरह के हम अपनी स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश कर दिया जाएगा और तमाम अरकान अपनी नशस्तों पर बैठ चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन एक तरफ हम देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि बजट इजलास हंगामा खेज़ हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन जैसा कि हमेशा इसी तरह से रवायत रही है कि एहतजाज का प्लान रखती है। तो देखते हैं कि अब की बार क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मज़हर बरलास साहब मौजूद हैं। बरलास साहब, एक और बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जैसे कि आप तनकीद कर रहे थे कि हुकूमत हम देखते हैं कि अपने अखराजात बढ़ा रही है और साथ साथ जो मराहत हासिल कर रही हैं, फिर हमने वो देखा कि सैलरीज़ में भी इंक्रीमेंट लग गए हैं। वहीं पर आप मुझे ये बताएं कि बात कुछ यूँ भी सुनाई दे रही है कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने का फ़ैसला किया है, जबकि आइंदा माली साल सख्त कफ़ायत शुआरी के इक़दाम भी उठाए जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि वो जो गाड़ियाँ हमने पिछले चंद एक माह में देखा कि ब्यूरोक्रेट्स को भी दी जानी थी, अब उस पर भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ को भी रोका जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, ये गाड़ियाँ ना निकाली जाएँ। कैसे देखते हैं आप इस इनिशिएटिव को? बरलास साहब जी सर, मैं आपसे मुखातिब हूं। ये गाड़ियों वाली बात पे तो बाद में आता हूँ ना। हाँ जी। नहीं, गाड़ियों वाली बात में बाद में आता हूँ। पहले मैं ज़रा इमरान यकूब साहब ने एक बात की है और अतीक मीर साहब ने एक बात की है, उनका थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमें अपना भी जायज़ा लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, इमरान यकूब साहब ने दुरुस्त फरमाया कि एनर्जी क्राइसिस है, हमारे यहाँ बिजली महंगी है, बिल्कुल दुरुस्त है। मीर अतीक साहब ने फरमाया कि जी कराची में भी लोड शेडिंग है। मुझे ये जवाब दे दें कि ये तमाशे किस और मुल्क में होते हैं कि आधी आधी रात को भी मार्केटें खुली हैं। ये हमारे साथ चीन है, उसमें तो ये तमाशा नहीं होता। पूरे यूरोप में मगरब से पहले ये दुकानें मार्केटें बंद हो जाती हैं। हमारे ताजर को क्या मुसीबत है कि वो रात 2 बजे भी बिज़नेस करना चाहता है, रात 1 बजे भी बिज़नेस करना चाहता है। हम मिनहसल कौम अपने मुल्क के साथ सीरियस भी हैं या नहीं? हम खुद एनर्जी क्राइसिस ख़त्म करना चाहते भी हैं या नहीं? ये सवाल आता है ना। इनका जवाब हमारे ताजरों के पास नहीं होगा, चूँकि हमारा ताजर नहीं देखता कि चीन में ताजर करता है, हमारा ताजर नहीं देखता कि बरतानिया में ताजर क्या करता है। बरलास साहब, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और मैं तो माजी में जब ये इशू हुआ था उस वक्त अपने प्रोग्राम में भी ये बात बेशुमार दफ़ा कर चुका हूँ कि हमें इस पे भी सोचना चाहिए कि क्यों हम सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक काम नहीं करना चाहते। हमारे पास जब इतना लंबा दिन है तो हम रात का इंतज़ार क्यों करते हैं? बिल्कुल, हमें दिन के वक्त करना चाहिए। सारी दुनिया में होता है, सनलाइट यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ सनलाइट का रिवाज ही नहीं है। ठीक है बरलास साहब, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब आप अपना सवाल दोहरा दें। सर आप जहां ये बात कर रहे हैं कि हमें नेचुरल सोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, वहीं मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही थी अब से कुछ देर पहले कि आप तनकीद कर रहे थे कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे वाला मामला तो एक तरफ, लेकिन अभी जो हमने बात की चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह हो जाए, फिर वो स्पीकर की तनख्वाह हो जाए, उसमें इजाफा हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो वो कौन सा पैसा है? आवाम का पैसा है ना। तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल करने के हवाले से कहा जा रहा है कि इनिशिएटिव लिया जाएगा और आने वाले साल में इसको रोका जाएगा। और ये जो इसके अलावा गैर ज़रूरी ज़मीनी ग्रांट्स हैं, इसके इजरा पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात यह है कि ठीक है जी, आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया, मान लिया आपका इजाफा। आप जो ऊपर वाले सरकारी मुलाजमीन हैं जिनको आपने मराहत उनकी तनख्वाहों से भी ज़्यादा दे रखी हैं, क्या उनकी मराहत ख़त्म कर रहे हैं? करनी चाहिए। नंबर 2, तनख्वाहदार तबके को तो 10% मिल गया, क्या पाकिस्तान के मज़दूर को भी 10% मिला है? क्या पाकिस्तान के किसान को भी 10% मिला है? करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जो मज़दूर हैं, करोड़ों लोग हैं जो किसान हैं, उनको तो आपने कुछ नहीं दिया। ये चंद लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहों में आपने 10% इजाफा कर दिया है। ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ के मुताबिक नहीं है। आपने इंसाफ करना है। आप टैक्स उनसे लेते हैं, हर मजदूर टैक्स देता है, हर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला टैक्स देता है,
हर किसान भी टैक्स दे रहा है। और फिर आपका जो टैक्स कल्चर है उसमें एक चीज़ पे 6 मरतबा टैक्स लिया जाता है आम आदमी से, वो आप उसको तो दुरुस्त करें। अच्छा, जो टैक्स नेट में नहीं आते आप क्यों नहीं आईडी कार्ड से टैक्स मुंसलिक कर देते? ये वो बातें हैं जिस पे हुकूमत सोचती नहीं है, गौर नहीं करती। और क्या इनकी मुराद ख़त्म की हैं जिनकी तनख्वाहें आपने बढ़ा दी हैं? मैं छोटे मुलाजमीन की बात नहीं करता, मैं जो बड़े मुलाजमीन हैं, जो जोहर टाउन लाहौर में आज भी चले जाएं तो एक जज साहब का घर है जो 27-28 साल से अमेरिका रह रहे हैं। हाँ जी, घर खाली है, लेकिन 16 पुलिस वाले सुबह शाम ड्यूटी दे रहे हैं उस खाली घर की। क्या जरूरत है इन लल्ले तलल्ले कामों की? ये काम खत्म करें इस मुल्क से, आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है बरला साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं।